आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you all a podcast series on STEM popularization. That is, science, technology, engineering, mathematics and medicine. Supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, the Government of India. Program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Farzeen Sultan. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। ये विशाल सा आसमान अपने अंदर बहुत सारे राज और बहुत सारी चीज़ें छुपाए बैठा है। इसमें बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़ हैं जो अक्सर हमें दिखाई देती हैं, तो कुछ ऐसी हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देती, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा ही एक खास फिनोमिनन है जो ब्लैक होल से जुड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल्स की। ये एक ऐसी एंटिटी है जहाँ ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी चीज़, चाहे वो लाइट हो या कोई ऑब्जेक्ट, एस्केप नहीं कर पाता। लेकिन ब्लैक होल्स सिर्फ एक डार्क स्पेस नहीं है, उसके आसपास बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। ये एक्टिविटी हम तक कैसे पहुंचती हैं, वो तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब हम ब्लैक होल्स की स्टडी करते हैं तो हम उन्हें एक सिंगल वेवलेंथ जैसे ऑप्टिकल लाइट से नहीं देख सकते, इसलिए उन्हें देखने के लिए हम मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी का यूज़ करते हैं, जिसमें रेडियो वेव्स, एक्स रेज और इंफ्रारेड रेज शामिल होती हैं। मल्टी वेवलेंथ अप्रोच से हम ब्लैक होल्स के बारे में कई इंपॉर्टेंट चीज़ें जान पाते हैं जो सिर्फ एक वेवलेंथ के थ्रू समझना मुश्किल होता है। जैसे कि हम रेडियो टेलीस्कोप से उनके सराउंडिंग रीजन्स की स्टडी कर सकते हैं और एक्स रे टेलीस्कोप से उनकी इंटेंस एनर्जी एमिशन को समझ सकते हैं। ये सभी इंफॉर्मेशन हमें उनके स्ट्रक्चर और बिहेवियर को समझने में मदद करती हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट टेलीस्कोप्स जो रेडियो, इंफ्रारेड और एक्स रे वेवलेंथ का यूज़ करती हैं, वो ब्लैक होल्स और उनके आसपास के रीजन्स को कैसे ऑब्जर्व करती है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे ब्लैक होल्स और उनके एक्टिव वेवलेंथ ऑब्जर्वेशंस को, और इसी पर कार्य कर रहे हैं एरीज यानी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज में साइंटिस्ट जी के पद पर कार्यरत डॉक्टर आलोक चंद गुप्ता। सबसे पहले जानेंगे आलोक चंद गुप्ता और उनकी रिसर्च के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर आलोक चंद गुप्ता है। मैं एरीज में सन 2008 जनवरी से एज साइंटिस्ट के पोस्ट पे हूँ। अभी मेरा करंट डेजिग्नेशन जो है साइंटिस्ट जी है। बेसिकली मैं एक्टिव मल्टी वेवलेंथ स्टडीज ऑफ एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई पे काम करता हूँ। सो बेसिकली गैलेक्सी हम एस्ट्रोनॉमी में, ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है जिसको हम गैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। गैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमी में हम उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं जो हमारी गैलेक्सी में है, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं। और इस मिल्की वे से बाहर ऐसी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। जैसे हमारी मिल्की वे एक गैलेक्सी है, वैसे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। तो जो कुछ भी हम अपनी गैलेक्सी से बाहर स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा गैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमी। तो एक्स्ट्रा गैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमी में बहुत सारी तरह की गैलेक्सीज होती हैं, उनका बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है। तो उसमें एक्सटर्नल गैलेक्सीज में अबाउट 10% ऑफ गैलेक्सीज, दिस जो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं उसमें 10% के आसपास जो नंबर होता है उनको हम एक्टिव गैलेक्सीज कहते हैं। इसलिए एक्टिव गैलेक्सीज कहते हैं कि उनका सेंटर जो है काफ़ी एक्टिव है। मीन्स बहुत तरह की एमिशन मैकेनिज्म्स और उनमें ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिनको हम स्टडी करके उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते। तो एक्टिव गैलेक्सीज जो हैं इनका सेंटर जो होता है वो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। बेसिकली ब्लैक होल को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: स्टेलर मास ब्लैक होल, इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल एंड सुपर मैसिव ब्लैक होल। स्टेलर मास ब्लैक होल को जनरली कह सकते हैं टू द ऑर्डर ऑफ 10⁻²। अब ब्लैक होल एक बहुत ही कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इतना कॉम्पैक्ट होता है कि उस पर कोई चीज़ चली जाए, even light cannot escape. So gravity is so strong. It means
जो उसकी डेंसिटी है मैटर या जो कुछ भी है उसमें इतना ज़्यादा डेंस है कि कोई भी चीज़ वहाँ से स्केप नहीं हो रही है, लाइट भी आने के बाद उसके अंदर ट्रैप हो जा रही है, ठीक है। तो ब्लैक होल को हम देख नहीं सकते हैं, आँख से नहीं देख सकते हैं, केवल उनकी ऑब्जर्वेशनल प्रॉपर्टीज को स्टडी करके ये हम बता सकते हैं कि ऐसा हो रहा है ऑब्जर्वेशनली, इसका मतलब यहाँ पे ब्लैक। लेकिन ऐसा है नहीं कि उसको हम इमेज, अभी कुछ काफ़ी समय के बाद एक प्रोजेक्ट है, ग्लोबल प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। इसमें बहुत सारे रेडियो टेलीस्कोप पूरे ग्लोब पे हैं, डिफरेंट लोकेशन पर हैं। तो उनके हेल्प से ग्लोब एक ब्लैक होल की इमेज को जनरेट किया गया है। तो ये देख सकते हैं कि ब्लैक होल की इमेज कैसे दिखती है, ठीक है। ब्लैक होल बेसिकली क्या है कि ये ग्रेविटी के रूल्स अगर आप हम देखें तो यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स जो है सबसे बड़ी लेबोरेटरी है। जैसे इन एक्सपेरिमेंट्स को अगर हम फिजिक्स के लॉज को का थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि कोई लॉ है तो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो उसको हम लैब में इन जनरल नहीं टेस्ट कर सकते हैं। लैब कंपेयर टू यूनिवर्स, लैब जो है एक टाइनी पार्ट है। तो बेसिकली ब्लैक होल जो है यूनिवर्स के सबसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल हैं हमारे फंडामेंटल फिजिक्स के लॉज को वेरीफाई करने के लिए, जो कि एक तरह से कहें कि यूनिवर्स की लैब के लिए। जैसे ग्रेविटेशनल वेव्स का डिटेक्शन हुआ, ग्रेविटेशनल वेव्स कैन बी ओनली, उनसे डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे मैं अगर 10 साल पहले टाइमलाइन में जाऊं तो लोग ये कहते थे कि ग्रेविटेशनल वेव्स कभी डिटेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा हुआ। इसलिए हुआ कि हमने इसको यूनिवर्स में किया, और किया किन सोर्सेज से किया, बाइनरी ब्लैक होल से, 2 ब्लैक होल सिस्टम से किया। बिकॉज दीज ऑब्जेक्ट्स आर मोस्ट मैसिव ऑब्जेक्ट, उनका वेट बहुत ज़्यादा है, मास बहुत ज़्यादा है, तो उनका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है या ग्रेविटेशनल को रूल को, वेरी वीक ग्रेविटेशनल वेव्स को भी उनके माध्यम से डिटेक्ट किया जा सकता है। तो इसलिए ब्लैक होल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये बहुत ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट भी है। अगर आप कहीं भी आप एस्ट्रोनॉमी में बात करते हैं, हर आदमी जानना चाहता है कि ब्लैक होल है, लेकिन ब्लैक होल में बेसिकली ब्लैक होल की प्रॉपर्टीज हैं को आप एक्सपेरिमेंटली वो कर सकते हैं ऑब्जर्व। ये नहीं है कि हम डायरेक्ट उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऑब्जर्वेशनल सिग्नेचर हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पे एक ब्लैक होल है। तो फिर ब्लैक होल में 2 फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं कि ब्लैक होल का मास कितना है और ब्लैक होल का स्पिन कैसे। इनको निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज स्टडीज की जाती हैं। अब जानेंगे सर की ये रिसर्च आम आदमी और स्टेम के लिए कैसे यूजफुल है। साइंस कम्युनिटी, देखिए साइंस जो है हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक कंट्री या एक इंस्टीट्यूशन का हुआ है, ये एक ग्लोबल चीज़ है और इसमें बहुत बड़े कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, पूरे ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। जैसे जिस तरह का के एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई को मैं स्टडी करता हूँ, उसमें ऐसा हम करते हैं कि एक ही सोर्स को पूरे ग्लोब से करीब करीब 20 साल तक ऑब्जर्व करते हैं, 20 ईयर्स, और एक साथ सेम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग लाइक जैसे आप 25-40 टेलीस्कोप एक ही ऑब्जेक्ट को 20-20 साल तक मॉनिटर करते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी को कभी स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं कि सारे स्टडीज उसी तरह की, कुछ स्टडीज, कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए हम एक रात में भी कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करने के लिए हमें मल्टी वेवलेंथ, गामा रे से लेकर रेडियो तक, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टी आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बैंड से नहीं स्टडी कर सकते हैं। कोई अगर आप इमेज देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट की, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की, तो वो एक एक्सरे बैंड में अलग दिखेगा, गामा रे बैंड में अलग दिखेगा, रेडियो बैंड में, ऑप्टिकल बैंड में अलग दिखेगा। इसका मतलब क्या कि अगर उस ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी है तो उस ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोर्शन डिफरेंट ईएम बैंड में इमिट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके फंडामेंटल फिजिक्स का बेस तैयार करता है, और कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होना है, कुछ भी होना है, तो उसके लिए फिजिक्स के लॉज, अगर आप देखिए न्यूटन के लॉ 300-400 साल पहले डेवलप किए गए, और सारी चीज़ें न्यूटन और आइंस्टीन की थ्योरी पर डिपेंडेंट है। तो बेसिकली क्या है कि ये आप एक बिल्डिंग का फाउंडेशन रख रहे हैं। अगर आप नए लॉज को डिस्कवर कर रहे हैं, ये हमारी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में नेक्स्ट 2 जनरेशन, 3 जनरेशन और 5 जनरेशन के बाद, जैसे अगर आप रिसर्च में कोई चीज़ हम आज पब्लिश करते हैं तो टेक्स्ट बुक में आने में उसको 2 से 3 डिकेड लग जाता है, क्योंकि अगर रिसर्च पेपर में कोई चीज़ आज पब्लिश होती है तो ऐसा नहीं है कि उसको हमने फुल प्रूफ मान लिया, उस चीज़ का मल्टीपल वेरिफिकेशन जरूरी है कि अगर किसी आदमी ने कोई क्लेम किया तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई आर्टिफैक्ट है, कहीं किसी ने गलत क्लेम कर दिया, क्या कुछ उसकी डाटा एनालिसिस में प्रॉब्लम थी। अगर कोई नई डिस्कवरी होती है तो उसको ग्लोबली, अगर कोई नई डिस्कवरी है तो उस प्रोजेक्ट को फिर ग्लोबल लेवल पर लोग स्टार्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि इस आदमी ने क्लेम किया, इस आदमी ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया, ये सही है कि नहीं। और फिर ऐसा नहीं कि जिस सोर्स को मान लिया हमने, एक क्लास के बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो वो अगर प्रॉपर्टी एक सोर्स में एग्जिस्ट करती है तो दूसरे में भी एग्जिस्ट करेगी, तो उसकी स्टडी दूसरे सोर्सेज पे की जाती है, फिर ये देखा जाता है, और इसमें समय लगता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल लग सकता है। तो उसके बाद फिर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश होती है कि इस क्लास के ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी है।
तो जैसे मैं जिस सोर्सेस पर का स्टडी करता हूँ, मैंने कहा कि उसके सेंटर में ब्लैक होल है, लेकिन एक सोर्स उसमें है जिसका लॉन्गेस्ट टर्म डाटा अवेलेबल है 1888 से। अगर आप किसी एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स का डाटा कहें, अगर पब्लिक आर्काइव यानी पूरे वर्ल्ड में लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया है, तो फिनलैंड के एक ग्रुप ने लगभग 100 ईयर्स का डाटा लेके 1988 में एग्जैक्ट 100 ईयर्स के बाद 100 साल का डेटा उन्होंने एनालाइज किया और उन्होंने उसकी एक विशेष प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट किया। इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है वो सिंगल ब्लैक होल नहीं है, यहाँ पे डबल ब्लैक होल है। और उस डबल ब्लैक होल के थ्योरी के बेस पे उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया कि 1995-1996 में इस सोर्स की ब्राइटनेस जो है लगभग 4 to 5 टाइम्स इंक्रीज होगी। ये एक मॉडल दिया उन्होंने 100 ईयर्स का डाटा लेकर, और उस 100 ईयर्स के डाटा के बाद उनका जो प्रेडिक्शन था वो करेक्ट हुआ। उसके बाद ये देखा गया कि ये सोर्स जो है हर 12 साल के बाद टाइम पे स्केल पे एक पीरियोडिसिटी शो करता है। ये तभी संभव है कि जिससे ये कि एक बाइनरी ब्लैक होल हो, यानी इट्स नॉट ए सिंगल ब्लैक होल, देयर आर 2 ब्लैक होल्स जिसमें ये प्रॉपर्टी। तो 1994-95 में हुआ, फिर उसके बाद 12 साल के बाद फिर वो चीज रिपीट हुई। अभी रिसेंटली ये प्रॉपर्टी फिर रिपीट हुई है 2015 से 2019 के बीच में। तो बाद में जब फाइन एनालिसिस किया गया तो उसमें ये हुआ कि वो सिंगल फ्लेयरिंग नहीं हो रही है, उसमें डबल फ्लेयरिंग हो। तो उसको थियोरेटिकल मॉडल से एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है, तो मॉडल को भी रेक्टिफाई करना पड़ता है। जैसे हमारे पास पहले 100 साल का जो डाटा था वो बहुत रिच नहीं था। बाद में जब एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मिली, लोगों का अटेंशन गया, तो काफ़ी डेंस सैम्पलिंग हुई, तो और फाइन स्ट्रक्चर उसमें एनालिसिस के बाद। तो इनफैक्ट मैं ये 2015 वाली जो फ्लेयर थी उसका एक ग्लोबल कैंपेन मैं ऑर्गेनाइज किया। पूरे वर्ल्ड से इस सोर्स को हम लोग 2015 से कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं, और करीब करीब हम लोगों ने 20 रिसर्च पेपर उस सोर्स पे पब्लिश किए हैं, एक सोर्स पे, और अभी भी कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी डिस्कवरी उसमें ये हुई कि जैसे हमने मॉडल किया था कि इसमें 2 ब्लैक होल है, तो ये न्यूज़ जो है अभी 2023 में मैंने एक पेपर लिखा, एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर, काफ़ी रिनाउंड जर्नल है अमेरिका का, तो जिसमें प्राइमरी ब्लैक होल तो काफ़ी मैसिव होता है 10⁸ और समथिंग आर्डर, लेकिन सेकेंडरी ब्लैक होल थोड़ा कंपेरेटिवली लेस मैसिव होता है 10⁻⁶। तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ये प्रूव किया कि हमने सेकेंडरी ब्लैक होल का जेट, रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल जेट एमिशन हमने देखा है। इनफैक्ट ये न्यूज़ इतनी बड़ी थी कि इसको, चूंकि ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन था, आई वाज लीडिंग दिस प्रोजेक्ट, तो ये न्यूज़ मटेरियल यूएस, सेवरल कंट्रीज इन यूरोप, इंडिया, चाइना, जापान, इन कंट्रीज के लोग पार्टिसिपेट किए थे, तो सबके न्यूज़ में था। इनफैक्ट डीएसटी ने भी इसको प्रेस रिलीज में निकाला, टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रेस रिलीज में निकाला। आई एम वेरी थैंकफुल कि डीएसटी ने मुझे ऐसा अवसर दिया अपनी बात रखने का। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे डॉक्टर आलोक चंद गुप्ता के साथ और जानेंगे उनकी रिसर्चेस को और विस्तार से। नमस्कार।